तो साथियों शुरू करते हैं 31 क्वेश्चन से। हरित क्रांति किस फसल से प्रारंभ हुई थी? कौन सी फसल से भैया प्रारंभ हुई थी? बाकी समय किसने शुरू की थी सब रट लिया होगा, लेकिन पूछ लेता है कौन सी फसल से समाप्त मतलब शुरुआत हुई थी, कौन सी फसल थी बताओ भाई। तो वो चावल जो है बाद में आई हरित क्रांति के, मक्का, मिश्रित क्षेत्रीय, ठीक है, जो गेहूँ है वही उसी से शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, गेहूँ से। और गेहूँ में जो हाई यील्ड वैरायटी आई थी 1960 में, वहीं से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। जौ जो है भाई प्राचीन समय से चल रहा है, ठीक है। अब उसका हरित क्रांति, अब इतना तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, जौ जो है पूजा पाठ में पता नहीं कब से वैदिक काल से चलता आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं जब वैदिक काल में सुना है तब ये आ गया भैया जौ से शुरुआत हो गई, तो मतलब कुछ तो क्वेश्चन हवाबाजी करता है। भारत में कृषि का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? तो प्राचीनतम रूप कौन सा होगा? स्थानांतरित कृषि, ठीक है। झूम खेती वही आदिवासी जो लोग करते हैं। वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल जो आज के दिन हो रही है भैया, गन्ना अन्ना वगैरह, आलू वगैरह। जैविक मतलब एक नया प्रयोग है। मिश्रित बाद की प्रणाली है, ठीक है। अगला है, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान लगभग कितना है? चावल का पूछा भैया, चावल का 40% है, लेटेस्ट डाटा है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब दुनिया भर का आप हेक्टेयर याद कर लो। देखो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं होता है, हेक्टेयर याद कर लेते हैं, कितने मीटर में कितना क्या। अरे भाई इतना याद करोगे पागल हो जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज बहुत पूछता है, एग्रीकल्चर की खासियत होती है परसेंटेज पूछता है, ठीक है। तो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान 40%। देखो 10% आंकड़ा काम है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। चावल 10% से कैसे काम चलेगा भाई? 22% तो गेहूँ होता है और गेहूँ से ज़्यादा चावल होता है, तो परसेंटेज भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तरीके से। और 50% ज़्यादा हो जाता है भाई, आधा तो होना नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ की अति भी नहीं है और इतना भी होता भी नहीं है, ठीक है भैया। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस का मुख्य कार्य क्या है? क्या है मुख्य कार्य इसका? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। MSP की सिफारिश करता है कौन? CACP, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले CACP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है साथियों। CACP जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश प्रदान करता है, ठीक है। और ध्यान रखना है सभी फसलों पर MSP मिलती है, लेकिन गन्ने में MSP नहीं है साथियों। गन्ने पे FRP मिलता है, FRP फेयर एंड रेमरेटिस प्राइस ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ध्यान रखना है साथियों, FRP गन्ने पे मिलती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला है, भारत सरकार ने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन नीति कब लागू की थी? इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट पूछ रहा है। ये पॉलिसी आई थी कब लागू की थी? और काफ़ी शानदार भी थी, 1992 में लागू की थी। 1992 में। ऑप्शन है आपका बी साथियों, ऑप्शन है आपका बी। अगला है, देखो 1992 में INM की शुरुआत हुई थी। 2000 में वाटरशेड परियोजना आई थी, वाटरशेड परियोजना 2000 में आई थी, ये भी ध्यान रखना है। ग्रामीण विकास केंद्र यानी जो KV के होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी भैया? उद्देश्य था इसका किसानों की तकनीकी प्रशिक्षण देना। KV की स्थापना का उद्देश्य था किसानों को तकनीक प्रशिक्षण देना, ठीक है। और ICR अनुसंधान है वो हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत में किस फसल को नकदी फसल नहीं माना जाता है? तो भैया नकदी फसल कपास भी हो जाती है, गन्ना भी हो जाती है और तंबाकू भी हो जाती है, लेकिन गेहूँ ये खाद्यान्न है, नकदी नहीं है। ब्लास्ट रोग किस फसल में होता है? तो ब्लास्ट रोग किस में होता है भैया? चावल में होता है, चावल में, ठीक है। रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मक्का के, बहुत पूछा जाता है। फ्यूजेरियम चने का होता है, चावल का ब्लास्ट जो होता है। तिल का लीफ स्पॉट होता है, ठीक है। ये रोग सिर्फ पढ़ के एक झटके में नहीं निकल जाना है, यही रोग आएंगे साथियों, ध्यान रखना है, कितना भी बड़ा एग्जाम में सिलेबस दिया हो। भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा है? कौन सा है भैया? तो सबसे अधिक यूरिया होता है, सबसे अधिक यूरिया। ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है, सी के साथ जाएगा। और यूरिया सबसे यूज भी होता है, सबसे सस्ता भी है, ठीक है। क्यों सस्ता है भाई? सरकार का ख्याल है, सरकार ख्याल है। अगर सरकार ध्यान न दे तो इतना हो जाएगा किसान भाई हमारे खरीद नहीं पाएंगे। रबी मौसम में बोई जाने वाली कौन सी फसल कौन सी है बताओ? रबी मौसम में गेहूँ हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला कृषि विश्वविद्यालय पूछा है भैया, गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत है, ध्यान रखना है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता किससे मापी जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता पोषक तत्वों की उपलब्धता से। उसमें पोषक तत्व क्या है भाई? मिट्टी उठाई खेत से, अब उसको लेब में ले जाओगे आप, लेब में, तो उसमें यही पता चलेगा भाई, न्यूट्रेंट के आधार पर ही लेब जांच करेगी, जो भी मशीन्स होगी, ठीक है। वो न्यूट्रेंट के आधार पर ही भाई कितना फास्फोरस नाइट्रोजन कितना है, कौन से पोषक तत्व का होना जरूरी है, इस प्रकार से वो जांच करके आपको बता देगी। और किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ आपको डालना है। अगला है 43, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मित्रगण कौन सी योजना लागू की गई है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। अगला है, MSP की सिफारिश कौन करता है? CACP, ठीक है। CACP का फुल फॉर्म ये लिख लो, ठीक है। अगला है,
सबसे अधिक जल की आवश्यकता किस फसल को होती है? धान को होती है। देखो चना जो होता है शुष्क फसल है, तो भाई ठीक है, कम पानी होगा तो तब भी दौड़ेगी। गेहूँ जो है मध्यम जल, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, यानी मध्यम जल। कपास अधिक जल, लेकिन धान जो होता है उसको अत्यधिक जल। ठीक है, अधिक अत्यधिक में फ़र्क होता है, जल भराव की ज़रूरत होती है। ठीक है, जल भी भरा रहेगा तब भी धान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों। तो इस तरीके से ध्यान लगाना कि भाई धान में तो पानी भरा रहता है तब भी धान ख़राब नहीं होता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये क्या कारण है? तो समझ रहे हो ना, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऐसे दिमाग लगाओ। अगला है 46 नंबर, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? देखो साथियों, हमारे यहाँ सीरीज़ का मुख्य उद्देश्य होता है आपकी समझ को बढ़ाना, विकल्प कैसे तोड़े जाते हैं उनको बढ़ाना। ठीक है, ये क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये कोई नहीं करता है आजकल, लोग पढ़ा के ऊपर निकल जाते हैं। अच्छे अच्छे टीचर आप 50,000 रुपये दे के वहाँ पे ज्वाइन करते हो, लेकिन ये इस तरीके से एलिमेट करना नहीं बताते हैं साथियों, नहीं बताते हैं। और यही एग्जाम हॉल में बस यही काम आता है, दुनिया भर पढ़ाए वो कुछ नहीं काम आता है, बस यही काम आता है। ठीक है, यही काम आता है साथियों। और मैं आपको इसमें मैच्योर बना दूंगा, इतना मैच्योर बना दूंगा कि एग्जाम ऑप्शन देखते ही साथियों पहचान लोगे कि हाँ यार कुछ तो खासियत है। तो भैया ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन से। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मेरे कई भाई गलत करेंगे, कई भाई गलत करेंगे। कुछ लोग तो उर्वरक लगाएंगे, उर्वरक, क्योंकि ब्लू और व्हाइट में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हाइट का सिग्नल तुरंत ब्लू में जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मित्रों, उर्वरक जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा है, ध्यान रखना है। उर्वरक ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा है, गोल्डन रेवोल्यूशन फल से जुड़ा है, फ्रूट से। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन सा है भैया? कौन सा है? तो राइजोबियम, सभी को पता है। ठीक है, जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है। ईस्ट जो है अल्कोहल उत्पादन, ई कोलाई मानव की आंत में पाया जाता है। आईसीआर का हेडक्वार्टर तो पता ही हो चुका है भाई। ठीक है, तो साथ में ये भी ध्यान रखना है के के लखनऊ। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र मतलब तो कई जगह होंगे। ठीक है, लेकिन हैदराबाद क्रीडा, हैदराबाद में है, क्रीडा भी पूछा जाता है। ठीक है, नागपुर में संतरा कृषि केंद्र है। ठीक है, नागपुर में। अगला है कौन सी फसल तापमान की दृष्टि से रबी फसल नहीं है? तापमान की दृष्टि से क्या पूछ रहा है भाई क्वेश्चन? तापमान की दृष्टि से बाजरा। देख रहे हो ना, कुछ क्वेश्चन हवाबाजी कर देता है, आंसर वही होगा जो आपको पता है, जो आपके दिमाग की जहन में घुसा है, लेकिन टाइम बर्बाद करने के लिए बीच में तापमान जोड़ देता है। ठीक है, बाजरा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला है भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आजकल इसके बिना प्रश्न नहीं बनता है, पेपर ही नहीं बनता है इन क्वेश्चन के बिना। ठीक है, 1960 में कृषि योजना की शुरुआत हुई थी। 1963 में SYB ट्रायल, मतलब हाई यील्ड वैरायटी होती है, उनको ट्रायल किया गया था, चेक किया गया था कि कैसे आगे काम करेंगी। 1963 में NSC की स्थापना हो जाती है, और 1969 में बार्क। ठीक है, अगला है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये ऊपर वाली सीरीज में आपका हो चुका था, कुछ क्वेश्चन एक दो रिपीट हो चुके हैं, कोई नहीं, उनको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। भारत में कृषि पहली बार कृषि शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है? ये नए क्वेश्चन है मित्रों, नए क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिपीट करते हैं फिर से भाई, किस वेद में मिलता है भाई? ऋग्वेद में। कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में जो भी चीज़ें आती हैं वो ऋग्वेद में ही मिलती हैं, क्योंकि सबसे शुरुआती ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अगला है भाई, देखो ऋग्वेद में यज्ञ की विधियों पर बात की गई है, और यज्ञ जहाँ पे होगा वहाँ पर कृषि की बात जरूर आएगी भाई। अगला है भारत में ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी, सभी को पता है 1929 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 1929 में हुई थी। अगला है देखो नीचे थोड़ा आपको दिए हैं कि 1935 में क्या हुआ था, RBI की स्थापना हुई थी। 1935 दिया है, तो उसमें RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। 1965 में हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। 1950 में क्या हुआ था वो भी आपको नीचे दे दिया गया है। ठीक है, भारत गणराज्य बना था। ठीक है, थोड़ा इस टाइप की भी क्वेश्चन ध्यान रखना है साथियों। आजकल एग्रीकल्चर के बीच के क्वेश्चन में हिस्ट्री डाल देता है, जियोग्राफी डाल देता है, पॉलिटी डाल देता है, इकोनॉमिक्स डाल देता है। ठीक है, तो आज ट्रेंड बदल रहा है साथियों। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? ठीक है, अब क्या होता है आपके सिलेबस में पंचवर्षीय लिखा होगा, भैया पंचवर्षीय योजना याद रख लेना। क्या लिखा होगा? पंचवर्षीय योजना याद रख लेना। ठीक है, लेकिन अब बच्चे क्या करेंगे, पूरी पंचवर्षीय योजना रटना शुरू कर देते हैं, भैया जितनी भी आई हैं कब आई हैं, किस सन में आई हैं, लेकिन ये कोई नहीं ध्यान देता कि कृषि वाली कब आई थी, कृषि दर कितनी रही, विकास दर कितनी रही, क्या बात की गई थी कृषि पे, उसको नहीं पढ़ेंगे, जबकि सिलेबस कहता है वही, लेकिन मास्टर मिलता नहीं है। और गरीब बच्चे जो होते हैं भैया बहुत ज़्यादा स्मार्ट अपने आप को समझते हैं ना। हमारा कहने का मतलब गरीब बच्चे वो नहीं होते हैं जिनको मैं पैसों के उस पर तोलूँ। ठीक है, वो नहीं होते हैं। गरीब का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ख़राब होती है,
अरे ये चैनल क्या हमें बताएगा भाई, इस पर तो व्यूज ही कम है, 10 व्यूज हैं क्या देखें। अरे भाई ये मत करना, ये मत करना, ये गलती जिसने की है ना वो पछता रहा है। ठीक है, थोड़ा वीडियो देख लें और चीज़ों को अन्य जगह से पढ़ लें, थोड़ा पैसे से देख लें। ठीक है, हमारे यहाँ पे वीडियो उसी को समझ में आएगा ना जिसने पैसे देख के वीडियो को किसी भी सीरीज़ को या फिर किसी भी चैनल को ज्वाइन किया होगा। लेकिन हमारे यहाँ तभी वैसे ही लोग समझ सकते हैं साथियों, नए और जो न्यूली लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, भारत में कृषि पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो साथियों क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 से 56 वाली। ठीक है, जो कि पहली ही थी आपकी, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, सर शुरुआत में भाई हमने कृषि पे जोर दिया था, तो यही ध्यान रखना है कि पहली योजना में हमने इसकी बात की थी। ठीक है, दूसरी में क्या बात हुई थी? औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। चौथी में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। और डी वाली जो आती है 1992 में आती है, और बताया था 1991 में एलपीजी का दौर आ गया था, यानी उदारीकरण वाला। तो डी उदारीकरण की बात की योजना वाला बात कर रहा है। ठीक है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृषि दिवस पूछ दिया भारत का 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में बन रहे हैं साथियों। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी मित्रगण 2015 में शुरू की गई थी, 2015 में। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी फसल रबी मौसम में होती है? तो भैया गेहूँ, इसको देखना ही बुरा है, सभी को पता है। खरीफ फसलों की बुवाई किस मौसम में होती है? भैया बरसात में होती है, खरीफ वाली बरसात में, खरीफ वाली बरसात में। ठीक है, अगला है, अगला है, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो 5 साल में। ये हो चुका है आपका क्वेश्चन। अगला है, मृदा के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? भैया कौन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा खनिज कण, जैविक पदार्थ, जल और वायु। अगला है, अगला है, मृदा की उर्वरता किससे निर्धारित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया पोषक तत्वों की मात्रा और जैविक गतिविधि से, पोषक तत्वों की मात्रा और जैविक गतिविधि से। अगला क्वेश्चन, अगला है भैया, मृदा में जल धारण क्षमता, मृदा में जल धारण क्षमता को क्या कहा जाता है? जलधारिता कहते हैं भैया, जलधारिता। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं काफ़ी बच्चे, जल उपलब्धता लगा के आएंगे। तो मेरे भैया, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अंकल, जलधारिता होता है, जलधारिता। ठीक है, जल उपलब्धता क्या होती है? जल उपलब्धता पानी की मात्रा को दर्शाती है, और मात्रा की तो बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आप लोग देख लेना। सी नंबर क्वेश्चन दे रहा है जल संरचना, और जल संरचना कोई सामान्य टर्म ही नहीं होता है, जल संतुलन समग्र संतुलन दर्शाता है। ठीक है, अगला है, मृदा की अम्लता मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग होता है? किस पैरामीटर का? तो पीएच का होता है, पीएच का। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? फिलॉसफी। ध्यान रखना साथियों। ठीक है, कमेंट में बता भी देना। मृदा की संरचना किस आधार पर तय होती है? तो मिट्टी के कणों के आकार और अनुपात पर। कितना है? 0.02 mm है, कितना भैया? उसी आधार पर तय होती है। कैल्शियम कार्बोनेट मृदा में किस भूमिका में आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अम्लता कम करना, यानी पीएच बढ़ाना। अगला है, मृदा में सीईसी का क्या अर्थ होता है? सीईसी, सीईसी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, अगला है, देखो जो सीईसी होता है वो भैया वो मृदा की जो कुछ इसमें डिस्टर्ब हुआ है मित्रों, अगला क्वेश्चन इसमें मैं सही कर दूंगा। ठीक है, कौन सा सूक्ष्म, मतलब उसको डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, अगला है 18, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा में फेरस आयरन के रूप में मौजूद होता है? फेरस आयरन के रूप में लोहा मौजूद होता है, लोहा। ठीक है, तो फेरस आयरन लोहा का वह रूप है जो पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अगला है, मृदा का कौन सा प्रकार सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता रखता है? कौन सा प्रकार है भैया? चिकनी मृदा सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी में छोटे कण होते हैं जो अधिक जल धारण क्षमता। भाई छोटे छोटे कण होते हैं ना, ऐसे ऐसे जो भी जल होता है सब समेट लेते हैं, ये भी इसका बहुत बढ़िया गुण होता है। ठीक है, अगला है, मृदा के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी से क्या तात्पर्य होता है? ये आप सॉइल साइंस में बहुत ढंग से पढ़ते हैं। मृदा में घुले हुए नमक की मात्रा को मापा जाता है। इसी जो होता है वो नमकीनता का संकेत है। ठीक है, कितना ज़्यादा इसमें साल्ट मिला हुआ है, तो ध्यान रखना भैया, इसी साल्ट का संकेत है। ठीक है, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा जैविक पदार्थ उपयोगी है? कौन सा जैविक पदार्थ उपयोगी है साथियों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही ए हो जाएगा कंपोस्ट, कंपोस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। कंपोस्ट मृदा की जल धारण क्षमता और पोषण को बढ़ाता है। अगला है, 22 नंबर, मृदा अम्लीयता को
कम करने के लिए चूना किस रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। अगला है मृदा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए पोषक तत्वों का विघटन और उपलब्धता बढ़ाना, उपलब्धता बढ़ाना। अगला है कौन सा मृदा कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जल, पोषक तत्व और ये सारी चीज़ों का संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगला है, अगला है मृदा में, अगला है मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है, उन्हीं के द्वारा होती है। ठीक है, मृदा में सेलिनिटी की समस्या किस कारण होती है? सेलिनिटी की समस्या ऑप्शन ए हो जाएगा मृदा में अत्यधिक घुले हुए लवण के कारण। मित्रों, हमने कई सारे जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, और साथियों आप लोग समझते हो ना, आप सभी लोग बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो समझ लेना साथियों, जो एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? अगर ढंग से बीएससी में पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन हूबहू अपने आप स्वतः हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, बीएससी की काफ़ी वीडियो हैं, लगभग 200 के करीब मैंने वीडियो बना दी हैं। ठीक है, 200 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार उनको भी देख लें। काफ़ी ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। मैंने ये ध्यान रख के बनाया है ताकि बीएससी के साथ साथ छात्र आगे भी इन क्वेश्चन को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ताकि आपके भविष्य के लिए भी काम आए। ठीक है, केवल परसेंटेज ही नहीं आपको बढ़ाएंगे बल्कि भविष्य में भी काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, कृषि पद्धति में मृदा की जाँच का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपयुक्त पोषक तत्वों का चयन करने के लिए। ठीक है, अगला है मृदा में लिग्निन किससे संबंधित है? तो भैया ऑप्शन ए हो जाएगा पौधों का कठोर जैविक पदार्थ। अगला है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए यूरिया, यूरिया। अगला है मृदा संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए मृदा क्षरण को रोकना और उपजाऊ मृदा बनाए रखना। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 50 से ऊपर क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन ये हो गए और इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। तो ध्यान रखना साथियों। इसी तरीके से ये आपके सॉइल साइंस का एक मतलब पूरा पोर्शन जो PYQ चल रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर चल रहे हैं, जो AGTA में, जो EP कैडेट में, जो BHUICR जैसे बड़े बड़े और छोटे मोटे इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनके लिए आपके लिए रामबाण है। और ये सिर्फ प्रश्नों की श्रृंखला नहीं है बल्कि वो बाढ़ है जो सीधे एग्जाम को टारगेट करेगा। ठीक है साथियों, तो बने रहेगा सीरीज़ में इसी तरीके से। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।